प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। कृषि क्षेत्र को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने बिल गेट्स के साथ चर्चा में मिलेट्स का किया उल्लेख। कहा कि कम संसाधनों में पैदा होने वाले इस सुपर फूड से किसानों की आमदनी में हुआ इजाफा। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त पाने के लिए 31 मार्च 2024 तक केवाईसी कराना अनिवार्य और साथ ही तय समय के अंदर आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना भी जरूरी। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम की आंख मिचौली जारी। मौसम विभाग ने फिर जताई हल्की बूंदाबांदी की संभावना। वहीं तमिलनाडु के थूथुकुडी में तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ अपने आवास पर अनेक मुद्दों पर बातचीत की है। इस बातचीत में कृषि, मिलेट्स, ड्रोन दीदी और जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को भारत ने सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाह रहा हूं, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी। इसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। पीएम मोदी ने बिल गेट्स के साथ चर्चा में मिलेट्स का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कि कम संसाधनों में पैदा होने वाले इस सुपर फूड से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। नॉट ओनली दैट, मैं तो कहता हूँ वेजिटेरियन में भी सोचने की इम्प्रूवमेंट जरूरी है। वेजिटेरियन में भी, जैसे मिलेट, मैं यूएन के साथ मिलकर के मिलेट ईयर मनाया। मिलेट का फायदा यह है कि एक तो बिल्कुल बंजर भूमि में मिलेट पैदा होता है, मिनिमम पानी चाहिए, कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, और ये सबसे उत्तम प्रकार का फूड है। ये सुपर फूड है। अगर हम मिलेट को प्रमोट करते हैं तो वेजिटेरियन होने के बावजूद भी बहुत सी चीजें हैं जो ज्यादा नुकसान करने वाली है, उसमें भी अगर मिलेट पर शिफ्ट करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है। पीएम ने कहा कि मिलेट्स आज फैशन बन गया है। अब 5 स्टार होटलों में मिलेट्स का अलग से मेन्यू होता है। मिलेट में इतना बढ़िया प्रोडक्शन आना शुरू हो गया, अच्छी अच्छी कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट में आ गई, और एक प्रकार से उसका वैल्यू एडिशन हो गया। और कॉमन अब फैशन हो गई। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल में जाइए तो मिलेट का मेनू अलग देते हैं, नॉर्मल वेजिटेरियन फूड का मेनू अलग देते हैं, और ज्यादा तो लोग मिलेट मेनू और उसके कारण मेरे छोटे किसान की इनकम भी बढ़ी है और पानी बहुत बचत हो रही है, तो बहुत बड़ा फायदा होने लगा है। प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी का जिक्र करते हुए कहा कि जो महिलाएं पहले साइकिल चलाना तक नहीं जानती थीं, वो अब पायलट बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी। इसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में
3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ। और उसीलिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। और किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना से पात्र किसान जुड़कर आर्थिक लाभ ले सकते हैं। बीती 28 फरवरी को सरकार ने 16वीं किस्त जारी की, जिसका लाभ लगभग 9 करोड़ किसानों को मिला। वहीं इसके बाद अब 17वीं किस्त जारी होगी। 17वीं किस्त उन किसानों की अटक सकती है जो तय समय के अंदर अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खातों से लिंक नहीं करवाएंगे, और नियमों के तहत इस काम को करवाना अनिवार्य है, और इसीलिए आप बैंक जाकर इस काम को करवाकर लाभ ले सकते हैं। जो किसान ई-KYC नहीं करवाएंगे वो भी किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। 16वीं किस्त में भी ई-KYC न करवाने की वजह से एक बड़ी संख्या में किसान किस्त से वंचित रह गए, और इसीलिए नजदीकी CSC सेंटर जाकर योजना के पोर्टल pmkisan.gov.in से या बैंक जाकर ई-KYC तय समय तक करवा लें। वह किसान भी 17वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं जो भू सत्यापन नहीं करवाएंगे। राजधानी दिल्ली में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है, और इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसमी बदलाव की वजह से दिल्ली की हवा लगातार साफ बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली का AQI 160 रहा, जो मध्यम श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं, जहां तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर में तेज बारिश हुई है, और इससे पहले भी पिछले सप्ताह थूथुकुडी सहित कई जिलों में बारिश हुई थी। तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। और क्या आपने कभी कोई गौरैया एन्क्लेव देखा है? अगर नहीं तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के करनाल में, जहां एक सामाजिक संस्था ने बनाया है एक गौरैया एन्क्लेव। इस एन्क्लेव में फुदक रही हैं, चहक रही हैं भांति भांति की गौरैया। बीते 6 वर्ष में श्याम नगर का नाम अब बदलकर कहा जाता है गौरैया एन्क्लेव। शहर की एक कॉलोनी है जहां हर घर में गौरैया का बसेरा है। घर के आंगन में चहचहाती और दाना चुगती नन्ही चिड़िया गौरैया आजकल नहीं दिखती है। आबादी के बीच रहना पसंद करने वाली गौरैया की तेजी से घटती आबादी की वजह शहरीकरण है। लेकिन करनाल में एक ऐसी कॉलोनी है जहां की गली के हर घर में गौरैया का बसेरा है। सिर्फ बसेरा ही नहीं, इनकी आबादी भी बढ़ रही है। इसमें बात ताज्जुब की नहीं, प्रयास की है, और ये प्रयास है एक सामाजिक संस्था सत्या फाउंडेशन का, जिन्होंने अपने प्रयास से लगभग 2500 गौरैयाओं को अपनी कॉलोनी के 1000 परिवारों का सदस्य बना दिया है। थोड़े से शुरू की थी, आज हमारे पास कम से कम 1000 से ऊपर से संख्या से हमारे इस तरह के बर्ड फीडर्स हर घर के आगे लगे हुए हैं, और इनकी संख्या 2500 से 3000 हो गई है। और आज करनाल में इसको गौरैया एन्क्लेव के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी बच्चे बड़े खुश होकर हमारे साथ इसका सहयोग करते हैं, और अब देखते देखते संख्या काफ़ी बढ़ गई है। मोहल्ले में जगह जगह लगभग 1200 से अधिक मजबूत लकड़ी के खूबसूरत घोंसलों और उसमें चहचहाती चिड़ियां इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ चिड़ियाएं कितनी खुश हैं। और ये है बर्ड फीडर, जिसमें लगभग 1 महीने तक का मिक्स दाना रख दिया जाता है। पहले जंगल या खेत में या हर जगह इनके दाना चुगती तो इनको प्राकृतिक आवास मिल जाता, जो अब नहीं है। तो इसलिए इस आवास की समस्या को और इनके खाने पीने की समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया क्यों ना कुछ फीडर लगाए जाएं जिन पे दाना चुग के में बड़ी जल्दी उठा देते हैं। ये 5 बजे बोलना चालू कर देते हैं और उठा देते हैं।
सत्या फाउंडेशन की इस पहल से यहाँ के स्थानीय निवासी भी खासे खुश नजर आते हैं। सुबह सवेरे चिड़ियों की आवाज सुनकर जागना अब यहाँ आम बात है। इस मोहल्ले के लोगों के लिए ये चिड़ियाएं अब उनका परिवार है, जो मोहल्ले में स्वच्छता भी रखती हैं और कीड़े मकोड़ों के साथ मच्छर के लार्वा खाकर उन्हें बीमारियों से भी बचाती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए करनाल से पवन शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कहते हैं कि मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। आपको दिखाते हैं साई रसोई समूह की महिलाओं की पहल। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मिले पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन, और इसके लिए महिलाओं ने उठाया है बीड़ा। देखते हैं ये रिपोर्ट। कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। मानवता के इसी धर्म को निभा रही हैं हरियाणा के कैथल की कुछ महिलाएं, जो शहर की झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर रही हैं। कैथल में इन महिलाओं ने अपनी रसोई को नाम दिया है साई रसोई। ये एक छोटी सी शुरुआत है, बाबा अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही हम खिलाएं। सबको खाता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो जीवन हमारा है किसी के काम आ रहा है, किसी को 2 रोटी हम खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए किस प्रकार साई समूह की श्रद्धालु महिलाएं अपने घरों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर झुग्गी झोपड़ियों में ले जा रही हैं और लोगों को सर्व कर रही हैं। इन महिलाओं का मानना है कि इस प्रकार जरूरतमंदों को अपने हाथों से बनाया गया स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उन्हें मानसिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। साईं जी हमेशा यही शिक्षा देते थे कि भूखों को ही अन्न खिलाना है। इसे बच्चे जो छोटे छोटे खा रहे हैं उनको देख के हमें आत्मा को शांति मिलती है। हमने आगे भी इसी प्रेरणा से ही हम आगे चलते रहेंगे और ऐसे ही रसोई को अपना अग्रसर लेके जाएंगे। साईं की रसोई के इस कदम की शहर में लोगों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। कहते हैं कि साईं बाबा अपनी कुटिया में अपने हाथों से भोजन बनाकर लोगों को खिलाते थे। इसी से प्रेरित महिला समूह की प्रभारी प्रिया ठकराल ने कई अन्य महिलाओं सुषमा, गीता, अंजलि, वंदना, सारिका और शालू के साथ मिलकर भोजन कराने का ये अभियान चलाया है। साई रसोई समूह की सभी सदस्य महिलाएं हर वीरवार दोपहर को अपने घरों से चावल, रोटी, राजमा, चने, मिक्स वेज, खीर, हलवा और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर आती हैं और जरूरतमंद लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह खाना परोसती हैं। अब साई की रसोई की कोशिश है कि हर दिन लोगों तक भरपेट भोजन पहुंचाया जाए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो दाहोद और लिंग सुगुर मंडी में धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं चंपा और बहराइच मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में गुरुवार को धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 27 मार्च को धान का भाव रहा 2000 रुपए। 28 मार्च को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 1800 रुपए पर आ गया। गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 मार्च को धान का भाव था 2070 रुपए। 28 मार्च को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2075 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंग सुगुर मंडी में बीते बुधवार को सोना क्वालिटी की धान का भाव रहा 3050 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 160 रुपए मजबूत होकर 3210 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 मार्च को धान 3700 रुपए पर बिकी।
वहीं उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में इस बीच सामान्य क्वालिटी की धान के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 27 मार्च को धान का भाव था 2050 रुपए। 28 मार्च को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2000 रुपए पर आ गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238.15 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119.40 लाख टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357.55 लाख टन रही थी। मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को चने की कृषि उपज मंडियों में इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं गिरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 27 मार्च को देसी चने का भाव रहा 5450 रुपए। 28 मार्च को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 5475 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की उमरखेड़ मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 मार्च को चने का भाव था 5350 रुपए। 28 मार्च को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5300 रुपए पर आ गया। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 मार्च को चना 5000 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की ही मालपुरा मंडी में 27 मार्च को चने का भाव रहा 5175 रुपए। 28 मार्च को इसके सौदों में 15 रुपए की नरमी आई और भाव 5160 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की बात करें तो यहां 27 मार्च को चने का भाव था 6640 रुपए। 28 मार्च को इसके भाव 10 रुपए चढ़कर 6650 रुपए पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। गुजरात के किसान गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की दूसरी खुराक डालें, साथ ही यहां गन्ने की समय पर सिंचाई करते रहें और इनको खरपतवार से मुक्त रखने के उपाय भी कर लें। गुजरात में किसान दालों की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। तुड़ाई के बाद इन्हें अच्छे से भंडारित भी कर लें। गुजरात में धान के खेतों में जल स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर बनाए रखें और धान के खेतों में ही नाइट्रोजन की दूसरी खुराक भी डाल लें। नाइट्रोजन की दूसरी खुराक डालते वक्त किसान खेतों से पानी जरूर निकाल दें। साथ ही यहाँ के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। गुजरात में भिंडी में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ भिंडी और बैंगन की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। गुजरात में ही बैंगन में गोली भेदक कीट के प्रबंधन के लिए प्रति हेक्टेयर में 40 फेरोमोन जाल लगाएं। गुजरात में टमाटर में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल छिड़क लें।
यहाँ के किसान मिर्च में थ्रिप्स और फल सड़न रोग के प्रबंधन के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। साथ ही मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान आम और तरबूज की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर बनाए रखें। कोंकण के किसान मूंगफली की समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही यहाँ काजू में अखरोट छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। महाराष्ट्र के पुणे में किसान गेहूं, गन्ना और प्याज की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ केले के पेड़ों में एफिड्स के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे भी कर लें। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से सुप्रिया श्रीनेश से जुड़े मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। सुप्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। लोकसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए भाजपा मुख्यालय में ओडिशा और पंजाब को लेकर कोर ग्रुप की बैठक हुई। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी महासचिव BL संतोष, दोनों राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों समेत कुछ और नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में आज बैटरी चश्मा के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पैसेंजर टैक्सी गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद पुलिस, SDRF की टीम और रामबन सिविल QRT ने बचाव अभियान चलाया। माफिया मुख्तार अंसारी का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है। गुरुवार को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जिसके तुरंत बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। मऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि जांच में सत्यता के आधार पर बयानबाजी करनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की प्रतिक्रिया आई है। पीयूष राय ने कहा है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है और रमजान के पावन महीने में अल्लाह का किया हुआ इंसाफ है। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा है कि हम बहुत खुश हैं, बाबा की कृपा से है और ये भगवान का न्याय है। विपक्ष कुछ भी कह सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट मशीन गन बरामद करने वाले पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि 20 साल पहले 2004 में गैंगस्टर से नेता बना मुख्तार अंसारी का साम्राज्य चरम पर था। वह उन इलाकों में खुली जीप में घूमता था जहां कर्फ्यू लगा हुआ था। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।